हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कूलाम के सदिश नियम के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। आखिर क्या है अध्यारोपण सिद्धांत? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आखिर हमें यह जानना है कि हमें इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि कूलाम के नियम से केवल हम दो स्थिर आवेशों के मध्य ही बल को ज्ञात कर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि यदि मल्टीपल चार्जेस की बात की जाए, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा आवेश हो जाए, तो क्या इस स्थिति में कूलाम के नियम का पालन किया जा सकता है। तो क्या इस स्थिति में कूलाम के नियम की सहायता से हम वैद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग कूलाम के नियम की सहायता से ही वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर चार्जेस की संख्या एक से ज्यादा है तो इस स्थिति में हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्यों यूज करते हैं, तो आप बता देना कूलाम के नियम से केवल दो स्थिर आवेशों के मध्य बल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी सिस्टम में एक से ज्यादा आवेश हो जाए तो फिर हम सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए बताते हैं क्या होता है सुपरपोजिशन। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, यानी कि निकाय जो निर्वात में रखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे ये पहला चार्ज हो गया Q1, तो ये आपका दूसरा चार्ज Q2, ये तीसरा चार्ज Q3, ये चौथा चार्ज Q4, ऐसे ही आपका ये nवां चार्ज Qn है। आपको पता है ये एक पहला चार्ज Q1 है। आप किसी को भी एक स्थिर आवेश मान सकते हैं। ये मैंने एक स्थिर आवेश Q1 मान लिया है, आप Q2 ले सकते हैं, आप Q3 ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं अगर Q1 आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बताऊं, जिस पर लगने वाला बल कौन सा होगा, F1 होगा। तो ये तो एक ही बल होगा, लेकिन आपने देखा इस निकाय में n आवेश है, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अगर मैं यहां पर बात करूं तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो होगा वो आपका वेक्टर F12 होगा। मैं आपको इसके पहले वीडियो में कूलाम के सदिश नियम के बारे में आपको बताया था, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q3 के कारण अगर मैं बताऊं Q1 पर लगने वाला बल, तो ये आपके सामने हो जाएगा वेक्टर F13। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये आपके सामने हो जाएगा वेक्टर F14। और इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि nवें आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो वो आपके सामने हो जाएगा वेक्टर F1n। तो आपने देखा कि एक ऐसा सिस्टम जो मैंने माना है जिसमें n आवेश हैं, तो जैसा कि मैंने आपको सिस्टम के बताया, अगर मैं आपको बताऊं सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में n आवेश है, मान लिया जाए कि एक सिस्टम है जिसमें n आवेश स्थिर है, तब किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के मान के सदिश योग के बराबर होता है। अगर मैं इसे मैथमेटिकल में लिखूं तो पहले आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F1 बराबर अलग अलग आवेश के कारण से 2 के कारण पहले पर लगने वाला बल वेक्टर F12, और 3 के कारण वेक्टर F13 प्लस 4 के कारण वेक्टर F14। ऐसे ही मैं अगर nवे की बात करूं तो वेक्टर F1n। ये जो आपके सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बस आपको याद रखना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। आप यहां पर समझ रहे होंगे कि सर आपने पहले ही आवेश को स्थिर माना है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर Q1 ये जरूरी नहीं है, आप Q2 आवेश को भी स्थिर मान सकते हैं। तो आप ये जान चुके होंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो याद रखिएगा, जहां पर एक से ज्यादा आवेश हो जाएं या ऐसा सिस्टम जिसमें n आवेश स्थिर हो, उस स्थान पर हम इस सिद्धांत के द्वारा लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गणितीय रूप।
तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको पता है Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो आप देख रहे हैं आवेश दूसरे से पहले पर लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा केप R21। ऐसे तीसरे के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, तो डायरेक्शन तीसरे से पहले की तरफ, तो इसका जो इंडिकेट डायरेक्शन हो जाएगा वो 3-1 हो जाएगा, इसके ऊपर केप लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं R41, और इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं Rn1, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। अब अगर मैं इसके गणितीय रूप की बात करूं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गणितीय रूप में तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि केप आर का मतलब होता था वेक्टर आर बटा इसका परिमाण, जिसको हम क्या करते थे, मॉड में लिख देते थे। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं R21 की बात करता हूं तो ये 21 और ब्रैकेट में 21 हो जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि R21 का मतलब होता है 2 से 1, प्रारंभिक 2 अंतिम 1, तो इसको लिख सकते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक बात बता दूं कि अगर ये मॉड में लगा हुआ है तो चाहे मॉड में R21 लिखें और चाहे मॉड में R12 लिखें, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, जो दिशा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड, दोनों बातें बराबर है। तो याद रखिएगा, जो आपके मॉड में लिखे जाते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, चाहे आप उनका क्रम अपने स्थान से क्यों ना चेंज कर दें। तो आइए देखते हैं मैथमेटिकल क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेक्टर F बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², और ये हो जाता था K पार। इसको हम लोग सदिश रूप में लिखते थे, चाहे तो इसको हम लिख सकते थे, जहां पर R² लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते थे वेक्टर R का मॉड स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। अब मैं अगर आपको यहां पर बताऊं कि सिस्टम के कारण ये बल किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, और आपने देखा कि 2 से 1 की तरफ, तो Q1 Q2 बटा डायरेक्शन R21, तो ये हो जाएगा वेक्टर R21 मॉड का स्क्वायर, और यहां पर केप में क्या हो जाएगा R21। इसी प्रकार से मैं अगर अगले सिस्टम की बात करूं 3 से 1, तो Q1 Q3 बटा हो जाएगा आपका R31, मॉड लगा देंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा RK31। और अगर मैं इसी प्रकार से अगले सिस्टम की बात करूं तो Q1 Q4 अपान R41, मॉड लगा देंगे स्क्वायर, केप R41। अगर मैं एनवे टर्म की बात करूं तो प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn अपॉन, ये हो जाएगा वेक्टर Rn1 का स्क्वायर और केप Rn1, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शन बताया था कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण अगर बल लग रहा है, या Q2 के कारण Q1 पर बल लगाया जा रहा है, जिसका मान है F12, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, 2 से पहले की तरफ। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था डायरेक्शन हमेशा बल की ही दिशा में होना चाहिए। अगर हम 2 के कारण 1 पर लगा रहे हैं, जिसका डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, तो उसका जो हम सदिश दिखाएंगे वो भी 2 से 1 की तरफ होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम और भी अगर ओपन करना चाहें तो और भी ज्यादा अच्छा ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको हम और भी अच्छा लिख सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि जो केप R31 लिखा हुआ है, जो केप R लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मॉड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 Q2, जहां पर आपके सामने R21 मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर R, इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर भी आपका 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R21 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R21, मॉड में लिखा हुआ है वेक्टर R21 मॉड में पहले से है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस ऐसे Q1 Q3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R31
क्यूब लगा देंगे और यहाँ पर वेक्टर r3 मॉड का क्यूब कर देंगे। प्लस ऐसे nवे टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा q1 qn, अपॉन की बात करेंगे तो rn1 मॉड पावर आपके सामने 3 हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर rn1। और ये आपका सदिश में इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसको बीजगणितीय टर्म में लिखूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बीजगणितीय टर्म की बात करूं वेक्टर f बराबर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लगा देंगे बीजगणितीय के लिए और यहां पर एक टर्म मान लेंगे i। तो i बराबर हम वैल्यू कहां से पुट कर रहे हैं, अगर मैं आपके सामने बात करूं q1 तो स्थिर बिंदु है, i का मान हम 2 से पुट कर रहे हैं, तो i बराबर 2 से लेकर कहां तक, n तक। तो यहाँ पर हो जाएगा qi और नीचे की बात करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा जहां पर r21 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ri1 मॉड क्यूब और ये हो जाएगा ri1 वेक्टर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि i बराबर 2 से लेकर आप जितने टर्म रखते चले जाएंगे आपको उस हिसाब से उतने के कारण बल मिलता चला जाएगा। जैसे i बराबर 2 तो 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, i बराबर 3 तो 3 के कारण 1 पर लगने वाला बल, ऐसे ही i बराबर n रखेंगे तो n के कारण 1 पर लगने वाला बल। ये रहेगा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत जो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको कॉपी पर जरूर नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।